अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत। आज के भी इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। नई मखलूत हुकूमत की जानिब से तकरीबन 2 माह के बाद एक बजट को तो पेश कर दिया गया है और उस हवाले से जो नुमाया खदोखाल थे कल के प्रोग्राम में हमने तफसीली आपके सामने भी रखे। लेकिन इस बजट के असरात यकीनी तौर पर आएंगे जिस तरह से जो अहदाफ मुतय्यन किए गए हैं इस नई मखलूत हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की मद में जो वसूलियाँ करनी है और इसी तरह टैक्सेस जो हैं वो लोगों से इकट्ठे करने हैं। खुश आइन बात ये थी कि कुछ ऐसे एलिमेंट, कुछ ऐसे फैक्टर जहाँ से पहले टैक्स जो महसूलात वो इकट्ठी नहीं की जा सकती थी। बिलखसूस अगर बात कर ली जाए, पाकिस्तान चूँकि एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर दुनिया ऐसे 10 ममालिक में से एक ममालिक में पाकिस्तान भी आता है जिसमें रिटेल जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ी है और इसमें यही बड़ी मार्केट है उसको टैक्स से इस्तिस्ना था, टैक्स देते नहीं थे। जब हमने याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी इन इक़दामात के ऊपर काम करने की कोशिश की थी लेकिन एक सख्त किस्म की मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा था ताज बरादरी की जानिब से और फिर पीछे हटी थी उस वक्त की गवर्नमेंट। लेकिन ये नई मखलूत हुकूमत की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा है कि हम फ़िक्स टैक्स लेकर आएंगे जो बिल्स की सूरत में उनसे वसूल किया जाएगा और POS पॉइंट ऑफ सेल के मुताबिक ही ये चीज़ें देखी जाएंगी और बिल्स के अंदर देखा जाएगा कि किस जो सार्फिन है या जो जिनकी मार्केट है, एक शॉप है, वो कितना उनका बिल आ रहा है और उसी हिसाब से कम 3,000 और मैक्सिमम 10,000 जो है वो एक फ़िक्स जो टैक्स होगा वो वसूल किया जाएगा। और खुशाइन बात है। इसी तरह रियल स्टेट की अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये सेक्टर काफ़ी इसके अंदर नशोनुमा भी हुई है, बहुत हद तक फैला है, बहुत हद तक वुसअत आई है और इसके अंदर हमने बार बार देखा कि MST स्कीम भी दी जाती रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से भी। और लेकिन इस बार अच्छी बात यह भी है कि इस हुकूमत ने उनके ऊपर भी टैक्सेस लगाए हैं जो कि लगाने भी चाहिए और जिस तरह से ये सेक्टर तेज़ी से फैल भी रहा है तो इसको टैक्स महसूलात इन चीज़ों के अंदर लाना पड़ेगा क्योंकि मुल्क की जो मईशत है वो इस तरह जो हमारी जो सूरत हाल है वो बिल्कुल सामने है। और कल एक बड़ी अहम स्टेटमेंट भी आती है वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की जानिब से जिसमें वो कहते हैं कि हमसे अब भी IMF खुश नहीं है और यही बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद करते थे। यही जो आज के वफाकी वज़ीर ख़जाना है या आज की जो नई मखलूत हुकूमत है कहते थे कि ये जो बजट बनाते हैं IMF को खुश करने के लिए बनाते हैं, ये जो पॉलिसीज़ बनाते हैं माशी तौर पर ये IMF को खुश करने के लिए बनाते हैं। तो अब ये ख़ुद अपने मुँह से कह रहे हैं कि हमने जो बजट बनाया है अभी भी IMF खुश नहीं है और हो सकता है कि अब बड़ी हद तक जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर यू टर्न ले लिया जाए और वो वापस हों और दीगर हवाले से जिस तरह IMF कहेगा हमें उसी तरह से ही इसको तश्कील देना होगा। इस हवाले से बात करेंगे। बजट के हवाले से आम जो तबका है वो किस हद तक मुतासर हुआ है इस नुक्ते के ऊपर बात करेंगे और इसके साथ से यकीनी तौर पर कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी सहाफ़ियों से मुलाकात की है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जिस किस्म का बजट इन्होंने पेश किया है लग यही रहा है कि महीने या 1.5 महीने के बाद इनकी हुकूमत चली जाएगी, ये ख़ुद ही घरों में जाएंगे और इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा। इतना सख्त बजट है, आवाम के ऊपर महंगाई का काफ़ी हद तक बोझ आ जाएगा, नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे और ये सियासी कीमत भी उस तरह से अदा नहीं कर सकेंगे। इस नुक्ते के ऊपर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज के अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग का केस रहा है जो कि FIA ने दायर किया था और इसके ऊपर हमने देखा कि मुसलसल पेशियाँ भी होती रहीं, ये केस समातें जारी और सारी रहीं। लेकिन अप्रैल से हम ये सुनते आ रहे थे कि फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी लेकिन बहरहाल अब जून आ गया, फ़र्द जुर्म नहीं आयद की जा सकी और बिल आखिर कल मुस्तकिल ज़मानत दे दी गई है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को और वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज को भी। तो ये जो बड़े केसेस होते हैं और बड़े मनसब के ऊपर जब ये लोग बैठ जाया करते हैं तो क्यों उनके अगेंस्ट केसेस हतमी मराहिल में पहुँचते हुए हमें नज़र नहीं आते, क्यों हमारे इदारे अब तक मजबूत नहीं हो सके या आज़ाद नहीं हो सके, वो क्यों दबाव को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इन तमाम अमूर के हवाले से हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में और इन तमाम अमूर के हवाले से प्रोग्राम में हमें बात करने के लिए ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़किया शेख भुट्टा साहब ने। शेख साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शेख साहब सबसे पहले बात कर लेते हैं बजट की। आवाम जो है वो पहले भी कहती हुई नज़र आई कि बड़ी परेशान है, महंगाई की चक्की में हम पिस रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर भी यही तनकीद होती रही। बजट को आप समझते हैं कि मुतवाज़न बजट है या फिर आवाम के ऊपर मज़ीद दबाव आया है इन आदाद व शुमार से? शुक्रिया रज़ा अब्बास साहब। पहली बात तो ये है कि जब से हम बजट देख रहे हैं बजट इसी किस्म के आते हैं। उस वक़्त की जो अपोजिशन होती है वो बजट को गरीब दुश्मन करार देती है और जो हुकूमत होती है वो अवाम दोस्त बजट करार देती है।
अलमिया ये है कि बजट ने आज तक वो रिज़ल्ट नहीं दिए जिनके दावे किए जाते हैं या जिनके वादे किए जाते हैं। अब भी आप देख लें कि ये बजट, मुझे तो लगता है ये ना खाकी है ना अवामी है। ये बजट जो है महंगाई का सुनामी है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो ऊपर को जा रही है। बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने दावा किया है कि हमने ऊपर टैक्स लगाएंगे। भाई टैक्स ऊपर लगाएं चाहे नीचे लगाएं, टैक्स का जो भी सिस्टम बनाएंगे आप, उसमें पिसेंगे तो तनख्वाहदार लोग या वो गरीब लोग। अगर ऊपर वाले टैक्स देंगे तो वो बोझ किधर शिफ्ट करेंगे? वो अपने प्रॉफिट से कोई बंदा टैक्स नहीं देता। वो कोशिश करते हैं कि हुकूमत को भी लूटें, आवाम को भी लूटें। हमारे मुल्क का सरमायादार सनतकार कभी नहीं चाहता कि आवाम को रिलीफ मिले। आवाम को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, आवाम को सिर्फ इसलिए कि ये चक्की में पिसती रहे और हमारी गुलाम बन के रहे। जबकि हुक्मरानों का ये फ़र्ज़ होता है, हुकूमतों का ये फ़र्ज़ होता है कि वो गरीब आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें और उनको सहूलतें फ़राहम करें, उनका म्यार ज़िंदगी बुलंद करें। लेकिन यहाँ हमेशा गंगा उल्टी बहती है, कभी इस तरफ नहीं गया। हालांकि ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। टैक्स नेट भी बढ़ाया जा सकता है, टैक्स वसूल भी किया जा सकता है, टैक्स लोगों पर शिफ्ट भी किया जा सकता है। आप देख लें कि नई दिल्ली में एक वज़ीर आला है, उसने सहूलतें भी दे दी हैं लोगों को। उसने कहा कि मैंने पुल में से पैसे बचा के लोगों को हेल्थ दे दी है, मैंने हेलीकॉप्टर नहीं ख़रीदा, जहाज़ नहीं ख़रीदा वज़ीर आला के लिए, मैंने 190 करोड़ की बजाय मैंने ख़वातीन को किराया मुफ्त कर दिया उनका। देखिए, जब सोच बनती है ना तो अपनी सहूलतें, अपनी जेबों का ख्याल नहीं किया जाता। फिर आवाम की जब ख्याल किया जाता है तो फिर वसाइल भी बनते हैं और रास्ते भी खुलते हैं। लेकिन हम क्या करें, पाकिस्तान में ऐसा कोई शख्सियत, कोई वज़ीर आला नहीं नज़र आया। ये जो मौजूदा बजट है इसमें 13 शख्सियात तो खुश हैं, लेकिन अवाम खुश नहीं है, क्योंकि ये बजट अवामी नहीं है, ये अवाम के मफाद में नहीं है। ये बजट, क्योंकि जो हुकूमत में 13 पार्टियां बैठी हैं, उनके जो आला शख्सियात हैं वो तो बहुत खुश हैं, वो तो इस बजट की बहुत तारीफ़ करते हैं। लेकिन मुझे कोई अवाम में ऐसा शख्स नहीं मिला जो इस बजट की तारीफ़ कर रहा हो। और ऊपर से देखें, जिनके लिए मरते थे, जिनके लिए बजट बनाया IMF के लिए, उस पर ये कहते हैं वो भी खुश नहीं है। मैं तो इस मौके पे ये कहूँगा, हम हैं मुश्ताक और वो हैं बेजार। या इलाही, ये माजरा क्या है कि IMF के लिए आप इतना कुछ कर भी रहे हैं, आपने लोगों पे बोझ डाल दिया 60 रुपये लीटर का पेट्रोल का। अब आप लेवी टैक्स या जनरल सेल्स टैक्स लगाने का भी सोच रहे हैं, और फिर साथ ये भी खबर दे रहे हैं, खुशखबरी कौम को दे रहे हैं कि जी IMF हमसे खुश नहीं है। तो भाई आप क्या करेंगे? लोगों को मारना है, लोगों की ज़िंदगियां छीननी हैं, लोगों को क्या आपने कहाँ पहुँचाना है, वो कोई मंजिल बता दें जहाँ लोगों को पहुँचा कर IMF को आप खुश कर सकें। आज तक कभी मैंने नहीं देखा कि IMF को कोई इस नई हुकूमत खुश कर मखलूत सके। हुकूमत का ये दावा भी रहा और ये तनकीद करते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर कि ये उस मुताबिक चलते हैं, ये IMF की मंशा के मुताबिक चलते हैं, अपनी पॉलिसीज़ को वैसे तश्कील देते हैं। हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो IMF के साथ दोबारा से निगोशिएट करेंगे, उनके साथ बात करेंगे और अपनी शराइत के ऊपर उनको कन्विंस कर लेंगे। अब तो बजट पेश कर दिया और ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि IMF खुश नहीं है। तो फिर अगर आपने यही करना था तो फिर इनसे पूछना नहीं चाहिए कि फिर आप तहरीक अदम एतमाद लाने की क्या ज़रूरत थी? अगर साबिका हुकूमत भी ऐसे ही कर रही थी फिर उन्हें भी करने देते आप ऐसे। पूछे कौन? कहाँ फरियाद करें? कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ फरियाद करें। देखें, उन्होंने अपने सब जो हमायती थे, 13 सियासी जमातें और उनके पीछे जो कुव्वतें थीं, उन सबको तो खुश किया, उनके बजट में तो इजाफा किया गया। लेकिन वो अशिया जो आम लोगों के इस्तेमाल में है, आटा, दाल, घी, पेट्रोल, ये सब महंगा है, ये सस्ता नहीं है। ये कैसे कह सकते हैं कि ये IMF से बात करेंगे, डायलॉग करेंगे? ये सब दावे थे, बल्कि ये लोलीपॉप थे कि हम हुकूमत में आए, इस तरीके से लोगों को अपने साथ अटैच करने के लिए, इमरान खान के ख़िलाफ़ महाज बनाने के लिए। अब इमरान खान भी यही कर रहा है, इमरान खान ने भी पहले यही किया, लेकिन
अब ये बेनकाब हुए हैं और लोग समझ गए हैं कि कोई हमें रियायत नहीं दे सकता। अब लोगों को भी सोचना चाहिए कि वो अपने हकीकी रहनुमाओं को सामने लाएं, और अगर इन रहनुमाओं से नहीं वो क्या कहते हैं कि रिलीफ उनको नहीं मिल पा रहा। मुतमिन नहीं हो पा रहे, तो कोई नई शख्सियत देखें। इस मुल्क में बहुत शख्सियात हैं जो लोगों के लिए काम करती हैं, जिनको लोगों में मौजूद है, वो सामने आ जाएंगी। आप ऐसे तर्ज हुकूमत को सपोर्ट करें जो अवाम के लिए हो, जो उमरा के लिए, जो अपने लिए ना हो। सही। लेकिन सर ये बात की जाती है, जब मईशत का जब टॉपिक आता है तो ये कहा जाता है कि माशी माहिरीन वही कहते हैं कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं ममालिक, और तभी कामयाब होते हैं। आज इनकी मईशत अच्छी है, उन्होंने भी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाई है और मईशत को सियासत से अलग रखा है। मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में और शौकत तरीन साहब के बारे में, इन दोनों की शख्सियात के बारे में ये राय थी कि ये मकबूल फ़ैसले नहीं लेते, बल्कि ये वही फ़ैसले लेते हैं जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं। यकीनी तौर पर एक सियासी जमात की पॉइंट स्कोरिंग के हवाले से तो उनके रेट गिरते हैं या उनकी पॉइंट स्कोरिंग कम होती है, वोट कम हो जाएगा, लेकिन मईशत के हवाले से बड़े अच्छे फ़ैसले कर जाते हैं जो आने वाले दिनों में फ़ायदा दे जाते हैं। लेकिन फिर हमने देखा शौकत तरीन को भी ऊपर दबाव आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, और वो भी मजबूर हो जाते हैं ऐसे फ़ैसले करने के ऊपर जो अवामी सतह के ऊपर तो उनको पजीराई मिल जाए, लेकिन मुल्क की जो मईशत है उन्हें काफ़ी हद तक नुकसान हो जाए। मिफ्ता इस्माइल अगर सख्त फैसले कर रहे हैं, माशी माहिरीन ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं जो बजट बनाया गया इसमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमें नज़र आती है, लेकिन सवाल यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उनका साथ स्टैंड करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ दिनों बाद दबाव आने के बाद जो है वो चीज़ें जो हैं वो हटी हुई हों और मिफ्ता साहब भी वही काम कर रहे हों जो शौकत तरीन साहब ने अपने आखिरी वक्तों में किया, मकबूल फैसले किए और जिससे मईशत इस नहज के ऊपर आ गई। देखें, ये किस नहज पे आई, कैसे आई, ये एक लंबी दास्तान है। और बजट की तरजीहात क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ये भी एक अलग बात है। आप जितने वज़राए ख़ज़ाना हमारे आए हैं उनका बैकग्राउंड देखें, उनमें कौन है जो गरीबों में से आया है, जो आम मिडिल क्लास से तल्लुक़ रखता हो, जिसको मिडिल क्लास के मसाइल का पता हो। शौकत तरीन साहब एक अमीर तरीन आदमी है, मुफ्ता इस्माइल साहब एक अमीर तरीन आदमी है, ये तो दो हालिया है। उसके अलावा जो वज़ीर ख़ज़ाना आए हैं कोई इम्पोर्टेड है, हफीज़ शेख साहब बाहर से आए इधर, हफीज़ शेख साहब, शौकत अजीज़ साहब, ये सब अभी तक कोई ऐसा नहीं आया। हाँ, एक बीच में थोड़ा अरसा के लिए सलीम मांडवी वाला, गो के वो भी एक सरमायादार हैं, लेकिन मैंने देखा था कि उनमें लोगों की एक दर्द महसूस है होता था जब वो गुफ्तगू करते थे बजट में। वो जब अपने बजट की तैयारी के मराहल में थे तो बाद दफ़ा ख़बरें मिलती थी कि वो अपने ब्यूरोक्रेट से लड़ रहे हैं कि यार ये ना करो, ये गरीबों को नुकसान देगा। लेकिन हकीकत यही है कि जब भी कोई वज़ीर ख़ज़ाना बना है तो वो इस क्लास का नहीं होता जो क्लास हमारी क्लास है, जो आम क्लास है, जिसके मसाइल हैं, जिनकी ज़रूरत है, जो बेरोज़गार हैं। मुझे बताएं, मुफ्ता इस्माइल का कौन सा बच्चा बेरोज़गार रहेगा? कोई भाई बेरोज़गार रहे होगा, कोई बेटा बेरोज़गार होगा। शौकत तरीन साहब का भी यही है। लेकिन सर फिर सवाल ये है कि ये जो हमारे मुल्क के अंदर निज़ाम है, इस निज़ाम के तहत आपको लगता है कोई मिडिल क्लास या कोई नीचे से उठ कर जाएगा वो वज़ीर ख़ज़ाना बन जाएगा? यहाँ पर तो निज़ाम ही अशराफिया का है, जो पहले से सरमायादार होगा उसी को अहम ओहदे भी मिले जाएंगे। आप तमाम सियासी जमातों के पार्टी चेयरमैन को देख लें, आप उनकी टीम के जो कोर कमेटी होती है आप उनमें देख लें, तो आपको ऐसा कौन सा नज़र आएगा जो मिडिल क्लास होगा, जो नीचे से उठ कर आया होगा? देखें, ये फ़ैसला बिलाखिर अवाम ने करना है। मैं इसमें देर समझता हूँ, अंधेर नहीं समझता। लोगों का शऊर बढ़ रहा है, लोगों का शऊर दिन ब दिन रोज़ बरोज़ अजागर हो रहा है। उनको अपने मसाइल और इनकी ज़ाती जो दौलत के अंबार हैं वो नज़र आ रहे हैं कि वो कितने बढ़ रहे हैं और हम कितने पिस रहे हैं। ये वो तफरीक है, ये वो खलीज है जो बिलाखिर एहसास दिलाएगी कि जब लोग वोट देने जाएंगे तो वो ये सोचेंगे कि हमने अपना वोट किसको देना है। और कोई ऐसा मिडिल क्लास गरीब सियासी शऊर वाला, विज़न वाला बंदा सामने आएगा तो मेरा ख्याल है कि ये ज़रूर अवाम उसको अपना रहनुमा बनाएंगे और उसके हक़ में अपना फ़ैसला देंगे। अच्छा, जब ये नई मखलूत हुकूमत और सेटअप ये बात करता है कि वक्ती तौर पर हमने सख्त फैसले किए हैं और मुल्क की मईशत को अगर बेहतर करना है तो ये नागुज़ीर है, ऐसे फैसले हमें करने पड़े हैं और हम करेंगे भी आगे, लेकिन आने वाले दिनों में मज़ीद रिलीफ दे देंगे। आप समझते हैं ये जो बात है ये एक वही जो सियासी जमात का जो नारा है उसी हद तक है, या फिर वाकई कोई अमल दरामद होता हुआ भी नज़र आएगा? इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूँगा, मगर नाज़रीन या वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आज़िम प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहेंगे और हम बात कर रहे हैं बजट के हवाले से, जो कि इस नई मखलूत हुकूमत की जानिब से पेश किया गया। 9,502 अरब रुपये इसका हजम रखा गया था, जिसके अंदर दीगर जो टैक्सेस हैं उनको भी लगाया गया और तनख्वाहदार तबका है उसको फ़िलहाल जिनकी आमदन सालाना जो है वो 12 लाख है या इससे कम है, उनको इस्तिस्ना दिया गया है। और इससे ज़ायद अगर उनकी आमदन है सालाना तो उनको उसी हिसाब से एक अदाद शुमार के मुताबिक टैक्सेस भी लगाए गए हैं। लेकिन आम तबका परेशान हुआ है, क्योंकि जब ये हुकूमत बात करती है पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इसके अंदर मज़ीद इजाफा करना है, लेवी बढ़ानी है, 30 से 50 रुपये अगर आपने करना है तो इसका मतलब है कि 300 साढ़े 300 तक आपको पेट्रोल की कीमतें एक बार फिर से लेकर जानी पड़ेंगी और जिसके अंदर एक मज़ीद लहर आ जाएगी। भुट्टा साहब, जिस तरह ब्रेक में जाने से पहले भी हमने बात रखी कि अदाद शुमार आपने दे दिए, बजट आपने पेश कर दिया, आप ये ख़ुद एतराफ़ भी कर रहे हैं कि हमने जो है वो लेवी की मत में इतना टारगेट हमने रखा है, ये इसको हमने अचीव भी करना है, साथ में ये वादे भी कर रहे हैं कि ये मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, आने वाले दिनों में हम रिलीफ भी दे देंगे। तो फिर इन वादों का आवाम क्या करे? एक तरफ आप उनको डरा रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो है वो टिशू भी दे रहे हैं और आंसू भी पहुँच रहे हैं। देखिए, वादे अफवाह होने के लिए नहीं होते। अच्छा, वादे करने और मुकरने के लिए होते हैं, जो हम अब तक देख रहे हैं। हमारे कान पक गए हैं कि हमारी पॉलिसी लॉन्ग टर्म है, फलां की शॉर्ट टर्म है, हमारा फ़ायदा जो है वो बिल आखिर अवाम तक पहुंचेगा और अवाम में खुशहाली आएगी, दूध शहद की नहरें बहेंगी। लेकिन ये कभी वक्त आया नहीं है। हम जब से देख रहे हैं महंगाई ऊपर गई है, नीचे कभी नहीं आई। कोई ऐसा वज़ीर ख़जाना नहीं है जो महंगाई का जिन जो है वो वापस बोतल में बंद कर सका हो। यही हुआ है और यही होता रहेगा। लेकिन ये इनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो या शॉर्ट टर्म पॉलिसी हो, बिल आखिर सर अगर महंगाई अगर कम नहीं होनी तो फिर वसाइल दे दें ना, लोगों को रोज़गार दे दें, उनकी तनख्वाहों में इस तक इजाफा हो कि वो डील कर सके महंगाई के साथ। हाँ, देखें ना, मेहरबानी की है ना हुकूमत ने, सरकारी मुलाजमीन की 15% तनख्वाह बढ़ाई है। अच्छा। और उनका महीने का बजट जो है वो 25,000 बढ़ा हुआ है और ऊपर से उनका टैक्स भी बढ़ गया है। तो उन पे मेहरबानी तो हुई है सरकारी मुलाजमीन पे। सरकारी मुलाजमीन बेचारे सबसे पिसने वाले तबका है। हाँ, जो लोग लूट मार करते हैं, जो लोग रिश्वतखोरी करते हैं, उनके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब प्राइवेट सेक्टर उससे ज़्यादा पिसा हुआ है। लेकिन जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनके लिए अपना हांडी रोटी पकाना मुश्किल हो गया। उनका चूल्हा जल नहीं सकता। वो अपने बच्चों को वो याशी तो क्या देनी है, वो उनकी ज़रूरियात भी पूरी नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई राशि हो, करप्ट हो, तो उसके बच्चे बाहर पढ़े। ऐसे लोग मैं जानता हूँ जो सरकारी मुलाजम रहे हैं और अरबपति भी हो गए हैं। उनके पास क्या गीदड़ सिंगी थी, ये तो कोई तहकीकात हों तो पता चले और शायद वो अलादीन का चिराग जो है वो बाकी लोगों को भी मिल सके और वो भी उतने खुशहाल हो सके जितने वो हुए हैं। लेकिन ये सब अगर आप नज़र मारें तो ये सरकारी मुलाजम जो ईमानदार है, जो सिर्फ अपनी जॉब तक महदूद है, जो लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं करता, वो पिस गया है, पिस के रह गया। वो अपना घर बार नहीं चला सकता। ये बजट जो है, ये मैंने पहले भी कहा है कि ये बजट ना अवामी है ना खाकी है, ये महंगाई का सुनामी है। ये महंगाई रुक नहीं सकती। खाकी भी नहीं है, खाकी भी वो जितनी रिक्वायरमेंट थी वो नहीं कर सके और खाकियों को भी जुमे के दिन अपने जो सरगर्मियाँ महदूद करनी पड़ी हैं। ये बजट की मेहरबानी है तो महदूद करनी पड़ी है ना। सही, मेहरबानियाँ तो खैर और भी बड़ी हैं, लेकिन चलें प्रोग्राम में दीगर जो मौज़ूआत हैं उनको भी शामिल कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने कल सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरह का बजट पेश कर दिया गया है इससे तो ये लग रहा है कि ये 1 महीने या 1.5 महीने के बाद जो है ये रुखसत हो जाएगी, ये सेटअप छोड़ देंगे, इतनी महंगाई आएगी। शरह सूद इन्होंने 25% जो है उसमें इजाफा कर दिया है, तो ये चीज़ें नहीं इनसे कंट्रोल हो पाएंगी। आपको भी ऐसा लगता है कि ये महीने 1.5 महीने के बाद बजट देने के बाद अभी चले जाएंगे अपने घरों को? रज़ा अब्बास साहब, घर कोई नहीं जाना चाहता। ये इमरान खान साहब की भूल है कि ये घर चले जाएंगे। लेकिन मैं पहले भी प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि मैं इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में देख रहा हूँ, इससे ज़्यादा ताख़ीर नहीं होगी। तो शायद इमरान खान साहब को भी समझ आ रहा हो और वो भी इसीलिए कह रहे हो कि ये घर चले जाएंगे। इमरान खान साथ साथ ये भी कहता है मैं दोबारा निकलूँगा। वो अपना बदला उतारने की कोशिश करेगा, स्कोर सेटल करने की कोशिश करेगा
कि भाई इन्होंने मुझे घर भिजवाया, मैं इनको घर भिजवा कर क्रेडिट लूँ। ये हालात के धारे में बह गए हैं और ये सर्वाइव नहीं कर सकते। मैं इलेक्शन जो है वो नवंबर अक्टूबर में देख रहा हूँ। बाकी हालात अगर बदल जाएं, कोई मौजज़ा हो जाए, कोई चीज़ें आगे पीछे हो जाएं तो वो अलग बात है, लेकिन आज तक जो सूरत हाल है उसमें इलेक्शन जो है वो इससे ज़्यादा आगे जाते नज़र नहीं आते। और आपको कितने % चांस है कि चीज़ें आगे ही होंगी और पीछे नहीं होंगी, और कितना ये चांस है कि पीछे होंगी आगे नहीं होंगी? कौन सी चीज़ें? जो आप कह रहे हैं ना कि कोई मौजज़ा ना हो जाए, कोई चीज़ें आगे पीछे ना हो जाए। हाँ जी, वो तो देखें, एक ही सूरत है कि IMF इन पे खुश हो जाए, इनको वाफर मकदार में फंड्स दे दे, और फिर जो मुल्क IMF की आड़ में रुके हुए हैं फंड देने से वो भी सामने आ जाएं, तो फिर ये कोई ऐसा थोड़ा चमत्कार कर दिखाएं। चाइना तो कह रहे हैं कि चाइना से जो पेमेंट आनी है वो अगले हफ्ते आ जाएगी। वज़ीर ख़जाना ने कहा है परसों एक प्रोग्राम में, और क्या जो प्रोसीजर जो था वो हमने मुकम्मल कर लिया, अगले हफ्ते पेमेंट आ जाएगी। वो किस मकसद के लिए होगी? वो कहाँ खर्च करनी है? क्या वो पेमेंट आने के बाद ये अनाउंस कर देंगे कि पेट्रोल जो है वो वापस 150 पे ही कर दिया है? चले, मैं नहीं कहता कि 100 से नीचे ले आएंगे, मैं कहता हूँ क्या वापस 150 पे ले आएंगे? चाइना की जो रकम आएगी उस तो फिर सर दुरुस्त बात है ना जो इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर आपने आकर यही कहना था कि ये मईशत या बारूदी सुरंगें बिछा कर चले गए हैं, अगर मैंने ऐसा ही काम किया था तो रहने देते मेरे इक़्तिदार को, रहने देते मेरी हुकूमत को, मैं ही बेहतर करके जाता। अगर आपने मुझे हटाया है एक साजिश के ज़रिए तो फिर आप भुगतें, आप इन चीज़ों को ठीक करें। वो ठीक कह रहे हैं। अगर ये इमरान खान को अपना टर्नओवर पूरा करने देते तो इमरान खान शायद सियासी मौत मर चुका होता, लेकिन इनको खुदा जाने क्या जल्दी थी। लेकिन जो लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि इनको मुकदमात में अपने गले में फंदा जो नज़र आ रहा था उसके लिए इनको जल्दी थी, और बाकी तो बहाना बन गया। अमेरिका भी इनकी कहते हैं पुश्त पे आ गया, उसने भी साजिश में शरीक हो गया, उसको भी मौका मिल गया। लेकिन इनके अपने भी प्रॉब्लम थे। ये शायद हो सकता है जो सूरत हाल मुआशी तौर पर मुल्क की थी, मईशत जितनी तबाह हाल थी, या जितना इनका इमरान खान की तबाही का ये रोना रोते थे, और जिस मुल्क की जो ये तस्वीर पेश कर रहे थे कि मुल्क की बदहाली, ज़ुबूहाली, जो भी उसको नाम दें, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने ये रिस्क लिया। रिस्क इसलिए नहीं लिया कि इनके पास कोई प्लान था। अगर प्लान होता तो चीज़ें ऊपर जाती ना। अगर इनके मामलात पहले से IMF से या दीगर ममालिक से तय होते तो वो ये कभी भी इतनी महंगाई ना करते। लेकिन अब ये आके फंसे हैं तो इनको वो कड़वे घूंट पीने पड़ रहे हैं जो ये इमरान खान को कड़वे घूंट पीने पे मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते थे, उसको लान तान करते थे। अब वही कड़वे घूंट ये ले रहे हैं, बल्कि उससे बड़े बड़े ले रहे हैं, दुगने ले रहे हैं। इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन जो है वो नवंबर अक्टूबर में हो जाएंगे। अच्छा, और कल जिस तरह उन्होंने इमरान खान साहब ने जो सहाफ़ियों से मुलाकात की उसके अंदर उन्होंने ये बात भी कहा कि ऐसा मत समझा जाए कि मैं लॉन्ग मार्च या धरना जो है वो मैं ख़त्म कर बैठा हूँ। मैं तो करूँगा, अदालत के फ़ैसले का इंतज़ार कर रहा हूँ कि हमें एक प्रोसीडिंग मिल जाए, फ़ैसला हमें एक मिल जाए कि हमें इजाज़त मिलेगी नहीं मिलेगी। उसके बाद हमारे पास 2 प्लान मौजूद हैं। तो जब आप मईशत की भी बात करते हैं, इस नई मखलूत हुकूमत को माशी तौर पर भी चैलेंजेस का सामना है, आवाम को रिलीफ भी देना है जैसा कि वो वादे भी करते हैं, लेकिन अगर मुल्क में सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम रहेगा, लॉन्ग मार्च और धरनों की सियासत जारी सारी रहेगी, और लॉन्ग मार्च और धरनों की जो सियासत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बेहतर कौन कर सकता था, आपने देखा है, आपने खुद कवर भी किया इन चीज़ों को। तो जब अदम इस्तेहकाम होगा तो फिर रिलीफ और डिलीवर कैसे कर सकेगी ये नई मखलूत हुकूमत? देखें, अदम इस्तेहकाम की रवायत भी बड़ी पुरानी है। जो अपोजिशन में चला जाता है वो हुकूमत को टिकने नहीं देता, जो हुकूमत में होता है वो सोचता है कि मैं अपोजिशन को बिल्कुल फिनिश कर दूं, दीवार के साथ लगा दूं। टॉलरेंस नहीं है, रवायत नहीं रखी जा रही। बेनज़ीर और नवाज शरीफ साहब ने मिसाक जमहूरियत किया था, उसमें यही तय पाया था कि अपनी अपनी टर्म पूरी की जाएगी, लेकिन अचानक बीच में से इमरान खान आ टपके तीसरे प्लेयर के तौर पर, क्योंकि वो तो समझ रहे थे कि अब 2 पार्टियों की हुकूमत है, नवाज शरीफ जाएगा, पीपल्स पार्टी आएगी, पीपल्स पार्टी जाएगी, नून लीग आएगी। लेकिन नवाज शरीफ, इमरान खान के आने से तवाज़ुन बिगड़ गया, और जब इमरान खान अपनी टर्म पूरी करने जा रहा था तो उन 2 पार्टियों ने और बाकी छोटी पार्टियों ने मिलके इमरान खान के ख़िलाफ़ एक महाज बनाया, यही लॉन्ग मार्च किए, यही तहरीकें चलाईं,
महंगाई मकाओ मार्च चलाया, महंगाई निजात मार्च चलाए गए, अनरेस्ट पैदा की गई, पॉलिटिकली अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया। अब इमरान खान की बारी है, वो भी वही करेगा जो उसके साथ हुआ है। तो अब इस बात पे क्या रोना धोना कि भाई अदम इस्तेहकाम है, सियासी इस्तेहकाम चाहिए, सियासी भाई या तो अब इमरान खान को भी शामिल करें, अगले इलेक्शन में जाएं और उससे पहले आप एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाएं, कोई ज़ाब्ता अखलाक बनाएं कि आइंदा जो भी हुकूमत बनेगी और इलेक्शन फेयर एंड फ्री पे मुत्तफिक हों कि अब कोई हारने वाला धांधली का शोर नहीं मचाएगा, अब कोई हारने वाला चीख पुकार नहीं करेगा, हुकूमतों को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नहीं करेगा। ये आपस में बैठ के तय करें सियासी प्लेयर और जो भी रिजल्ट आए उसको तस्लीम करें। और तमाम सियासी जमातों में इतनी सलाहियत है कि ये आपस के जो मसाइल हैं ये मिल बैठ के हल करें, क्योंकि इन्होंने आपस के मसाइल भी हल करने हों तो ये किसी और जानिब देखते हैं कि आप बात करें। ये खुद तो बात करने की एक दूसरे से मजाज नहीं होते, ना ही बैठते हैं, अपनी शाम में गुस्ताखी समझते हैं। मैं सवाल का जवाब आपसे लूँगा, मगर एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे नाज़रीन, यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आज प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और उनके अगेंस्ट जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और उनके साहबजादे वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के अगेंस्ट, और अदालत ने मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर ज़मानत दे दी है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी और वज़ीर आला पंजाब को भी। ये हमारी इसको बदकिस्मती कहें या फिर इसको कुछ और नाम दे दें कि इस मुल्क का जो वज़ीर-ए-आज़म है और इस फैसला कुन सूबा पंजाब और उसका वज़ीर आला जो है वो पेशियों के ऊपर है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस है, 16 अरब का केस है उनके ऊपर। लेकिन बहरहाल जब से यह हुकूमत आई है कभी कोई प्रोसिक्यूटर निकल जाता है इस केस से अलग हो जाता है, तो कभी जो फ़र्द जुर्म आयद होनी होती है इसके अंदर तारीख़ें जो हैं वो मज़ीद आगे चली जाती हैं। और फिर अलमिया ये भी होता है कि ख़ुद इस केस को सुनने वाले जज साहब ये कहते हैं कि पता नहीं कि फ़र्द जुर्म जो है वो क्यों नहीं लग रही है और तारीख़ों पर तारीख़ें आगे जाई जा रही हैं। हालाँकि जज साहब तो आप ही हैं, आपने ही फ़र्द जुर्म आयद करनी है, आपने ही फ़ैसला करना है कि कब लगनी है, और आप ये ख़ुद से सवाल कर रहे हैं कि ताख़ीर क्यों हो रही है। लेकिन बहरहाल अलमिया तो यही है कि जब भी इस मुल्क के आला अहदेदारान जो मनसब के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जब उनके ऊपर केसेस होते हैं तो हतमी मराहिल में नहीं दाखिल हो पाते हैं। शेख भुट्टा साहब, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, पहले 25 अरब का कहा गया, फिर उसके बाद जब FIA की जानिब से जो चालान दिया गया उसमें 16 अरब का कहा गया कि 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। और उसके अंदर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साहबजादे जो इस टाइम बाहर हैं सलमान शहबाज, वो यहाँ पर नहीं आते, मफरूर है। लेकिन बहरहाल अगर सरकारी दौरे हों तो हमें नज़र आते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ बैठे हुए। तो ये कब तक ये सिलसिला चलेगा? हमारे इदारे क्यों इस हद तक मजबूत नहीं है कि वो ये देखें कि वज़ीर-ए-आज़म है, वज़ीर आला पंजाब है और केसेस हतमी मराहिल में नहीं पहुँच पाते? देखें, ये बात आपकी बड़ी खूबसूरत और करीन हकीकत है कि बाप और बेटा दोनों मुल्क के अहम तरीन ओहदों पे हैं। एक वज़ीर आज़म है, दूसरा वज़ीर आला है, और दोनों अदालतों के फेरे लगा रहे हैं और दोनों पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है। और आपने जो इसकी बैकग्राउंड में अक्कासी की है वो भी बड़ी मानी खेद है। होना तो ये चाहिए था कि अगर इन्होंने इनको आगे ले आए थे और ये इन ओहदों पे पहुंच गए थे तो इनके केस फ्रीज कर दिए जाते जब तक ये ओहदों पे रहते। लेकिन ये नहीं हुआ, केस भी चल रहे हैं और उनके इक़्तिदार भी चल रहा है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब एक जो इक़्तिदार है उसके नीचे वो FIA है जिसने केस परसू करना है, ठीक है। अदालत ने, हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने माजरत के साथ एक्शन लिया, लेकिन ये रोक नहीं सकता। इस मुल्क में जो प्रोसिक्यूशन का करैक्टर है ना, प्रोसिक्यूटर्स हैं, उनके पे कोई सज़ा जज़ा नहीं है। वो चाहे चिड़िया को तोता बना दें, चाहे तोते को चिड़िया बना दें, वो उनको कोई नहीं पूछने वाला, ना इन्वेस्टिगेटरों को पूछने वाला कि आपने इतने साल ये इन्वेस्टिगेशन की है, ये केस साबित नहीं हुआ, आप कहाँ खड़े हैं। 2020 में ये केस फाइल हुआ और अभी तक ये हतमी मराहिल में नहीं पहुंचा। केस खत्म हो जाते हैं, केस अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं, अदालतों से, प्रोसिक्यूशन से कागज गायब हो जाते हैं। ये सब मिली भगत है, ये सब इनका एक ड्रामा होता है। वक्त गुजारते हैं, अदालतों का वक्त ज़ाया, कौम का पैसा ज़ाया,
लेना देना कुछ नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। भाई किस केस का कोई इन्होंने रिजल्ट निकाला है? आप पूछें जिन केसेस में जनाब आसिफ जरदारी साहब बरी हुए हैं, उनके जो प्रोसिक्यूटर थे वो क्या करते रहे हैं? अगर उनके पास सबूत नहीं थे तो उन्होंने क्यों आसिफ जरदारी को भी रगड़ा दिया और अदालतों का वक्त भी ज़ाया किया और अवाम को भी सूली पे लटकाए रखा कि आज ये हो रहा है, कल वो हो रहा है। देखें, ये मुल्क के साथ एक खिलवाड़ है, इसको जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए। और कोई कानून तो हो ना, कोई जज तो पूछे ना कि भाई आप केस लाए थे, आपका केस हमारे सामने साबित नहीं हुआ, आप कहाँ खड़े हैं? आपने जो फीस ली है वो क्यों ली है? अगर आप केस साबित नहीं कर सकते थे, वो जो लेकिन एफआईए की जानिब से जो पहले प्रोसिक्यूटर थे जुल्करनैन, हमने देखा कि 13 अप्रैल को वो खुद ही अलग हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे इदारे की जानिब से ऐसा कहा गया है। उस टाइम तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो शहबाज शरीफ जो मौजूदा है, उन्होंने हल्फ नहीं उठाया था। तो फिर वो किसके कहने पर इस केस से अलग हो जाते हैं? और ये तमाम चीज़ें फिर शकूक व शुबात को इनके अंदर आता है कि अब रिजवान जो इंस्पेक्टर इन तमाम चीज़ों के मंजराम पर इस केस को भी लेकर आए, फिर उनकी भी एक तिबी मौत हो जाती है। गो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगाती है, लेकिन वाज़ेह तौर पर सबूत अभी तक नहीं है। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं, फिर शकूक व शुबात भी होते हैं। जो उस इदारे के अंदर बैठे हुए लोग होते हैं, फिर उन्हें भी तो ख़तरात होते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम किन के अगेंस्ट केस कर रहे हैं, फिर उन्हें भी पता है कि हमने इसी मुल्क में रहना है। देखें, यही तो अलमिया है। जब केस सही हो तो कोई मुल्ज़म सज़ा से ना बच सके और दोबारा ना आए, या केस झूठा बन ना सके। ये भी मैं ज़रूर कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि केस सही है, केस झूठे भी बनते हैं, केस खुश करने के लिए भी बनते हैं। खुद अदालतों ने कहा इंतकामी कार्रवाई के लिए, मैंने एहतसाब अदालतों को और हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में कवरेज की है, मुकदमात की करीब से चीज़ें देखी हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ बैठ के बयान नहीं कर सकता, जो मैंने देखी हैं। लेकिन नतीजा क्या है? नतीजा अवाम का वक़्त ज़ाया, कोर्ट्स का वक़्त ज़ाया, फंड्स का वक़्त ज़ाया, बिल ज़ाया, हुकूमत के खर्चे ज़ाया, कुछ नहीं निकलता। सिक्योरिटी पे पैसे, वो उन जो मुल्ज़म बनाए जाते हैं उनका भी वक़्त ज़ाया होता है। बताया कि नून लीग में इसके अलावा कोई ऐसे अशखास या शख्सियात मौजूद नहीं थी जिन्हें वज़ीर आला बनाया जाता है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाया जाता? अगर इनके ऊपर केसेस थे, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था? आपकी बात बजाय शहबाज शरीफ साहब को ये धक्का तो जरदारी साहब ने दिया है, लेकिन मियाँ साहबान की भी, शरीफ बरादरान की भी सोच ये है कि अपने घर से कोई चीज़ बाहर ना जाए। ठीक है, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सीनियर सहाफ़ी तज़किया शेख भुट्टा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगे प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।